Please open the new question I have shared you to in morning. And again we will continue in education mode by pressing which button, which hotkey? Okay, T. And then we will shut our company by pressing which key? Control plus F3. Now we will go for what? Are we supposed to select any company or create any company? So we will choose the option create company here and press enter button. And now we will provide the company name. Please read the question carefully, beta, before starting question. It is given in your question that the name of that company should be your name followed by your university roll number. Although followed by is not given, but ऐसे ही एग्जाम में लिखते हैं. ओके, तो योर नेम फॉलोड बाय योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नॉट योर कॉलेज रोल नंबर. यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप लोगों को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा व्हेन यू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. तो आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो वहां पे आपको कॉलेज रोल नंबर ना प्रोवाइड करके यू आर सपोज टू प्रोवाइड योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर. Okay, which is also known as exam roll number. Then after that, in address field, you are supposed to provide your address, your phone number, mobile number, your email ID, etc. Okay, although these are not compulsory, but your mobile number and your email ID is important, because in case if something happens with your system, और या फिर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जो बैकअप बनाया हुआ है, बैकअप वगैरह अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस. तो वहां पे बैकअप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है, सो दैट वी कैन एबल टू कॉन्टेक्ट यू थ्रू योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल आईडी. ओके, एंड देन जो थर्ड पॉइंट है इनकम टैक्स नंबर, तो उसको आप इग्नोर कर लो. वी डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी इनकम टैक्स नंबर. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? तो जल्दी से कंपनी ओपन कर लेते हैं हम. अच्छा, कौन से फाइनेंशियल ईयर की, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, because directly it is not mentioned in the question paper, but please look at the balance sheet. The balance sheet shows the balance as on which date? The balance sheet given in your question paper is showing the balance at what date? So हमें अब कौन से बुक में एंट्री पास करनी होगी, कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 15 to 16 or 16 to 17? Because till 16 is given na, so we are supposed to proceed from there. So we are required to prepare the books of account for the financial year 2016 to 17. Okay? Okay, beta. So I am creating a company with its name as set number 1. Okay? तो that will be easier for me. आप लोग अपने नेम वगैरह से बना लेना. फिर इसके बाद मेलिंग एड्रेस सेम हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू करेक्ट दैट. इसके बाद एड्रेस आप चाहो तो प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू मे लीव दैट field. After that, state is compulsory, so please select any state. So we can select Delhi, although it is not relevant for this question, because हम लोग अभी यहाँ पे टैक्स में डील नहीं कर रहे हैं. जब हम टैक्स में डील करते हैं then it become necessary to select the particular state, because पहले तो इसलिए कंपलसरी होता था क्योंकि पहले वैट होता था, और वैट क्या होता था, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था. बट अभी जीएसटी हो गया है, तो आप बोलोगे सर जीएसटी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेम है. जिस प्रोडक्ट पे दिल्ली में 18% है, सेम दूसरी स्टेट में भी होगा. बट वहां पे भी आप लोग जब जीएसटी को जब डिटेल में पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे भी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जीएसटी के. तो वो भी स्टेट वाइज ही हमें डील करना होता है. विद इन दी स्टेट होता है तो अलग जीएसटी लगाते हैं, और इंटर स्टेट होता है तो उसमें अलग तरह की जीएसटी लगाते हैं. तो इसीलिए अभी भी इसका इतना ही रेलिवेंट है स्टेट सेलेक्ट करने का जितना पहले था. ओके,
इसके बाद पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, आप जो भी प्रोवाइड करना चाहो कर सकते हो, बट दीज आर नॉट नेसेसरी। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट नेसेसरी पार्ट इज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। सो वी विल प्रोवाइड 1/4/2016, यही होगा ना। और बुक बिगिनिंग ईयर क्या होगा? बुक बिगिनिंग फ्रॉम वाई? Because we are continuing with the existing company और existing firm। जब हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं या फिर न्यू कंपनी क्रिएशन का मतलब टैली में नहीं, टैली में तो हम न्यू कंपनी बना ही रहे हैं, लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और उसी ईयर से हम क्या करते हैं, हम टैली में वहां पर शिफ्ट करते हैं। तो जिस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा उसी डेट को हम यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम में हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी के ही आएंगे। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों सेम होना चाहिए वहां पे। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो आफ्टर डेट सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है करेंसी की, फॉर्मल नेम विल बी ओके। नाउ वी विल एक्सेप्ट, yes or no? Yes. So we have created our company. As soon as we create our company, we will directly land it on the company created successfully page। अब यहाँ पे हमसे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे ऊपर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, शो मोर फीचर, इसमें यस दिया हुआ है, शो ऑल फीचर्स ये नो दिया हुआ है। जब आप ये शो ऑल फीचर को यस कर लोगे तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, लेकिन हमें वो अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम करेंगे उसको बाद के क्वेश्चन में करेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, तो हम शो ऑल फीचर को जैसे है बाय डिफॉल्ट नो है उसको नो ही रहने देंगे। अच्छा जल्दी समझ लेते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें क्या डिनोट करते हैं। देखो सबसे पहला हेड क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट हेडिंग इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में यहाँ पे दिया हुआ मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री। देखो अगर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की तरफ देख लेना, क्या क्वेश्चन में हमारे बिल वाइज डिटेल दी हुई है क्या, डेटर क्रेडिटर और सेल्स और परचेस वगैरह की। प्लीज लुक एट योर क्वेश्चन पेपर, डू यू फाइंड एनी बिल नंबर और रेफरेंस नंबर रिगार्डिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स और सेल्स और परचेज। अगर इन सब में से किसी एक में भी आप रेफरेंस नंबर या बिल नंबर अगर आप पाते हो तो यहाँ पे इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आपके क्वेश्चन में है बिल वाइज डिटेल? बेटा है या नहीं है? ओके इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो वो कॉस्ट सेंटर वगैरह जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि ये कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कि जब हम कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं तो किस तरीके से कॉस्ट किस प्रोडक्शन में या फिर किस प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो ऐड होगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ये उन सब फीचर को एक्टिवेट करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर हमें यस करने की जरूरत नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट नो है उसको नो रहने देंगे। यहाँ पे वैसे हमें बेसिकली कुछ चेंज नहीं करना है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें क्या है। तो अकाउंटिंग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री, यस डेफिनेटली हमें इन्वेंट्री बनाना है। देखो अब बोलोगे सर कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो इन्वेंट्री में डील नहीं करती होगी, ऐसी कोई कंपनी होती है क्या, या कोई ऐसी फर्म होती है जो इन्वेंट्री में डील नहीं करती है? जरा बताओ मुझे। मैन्युफैक्चरिंग तो बेटा वो फिर वो जो यूनिट जो प्रोड्यूस करेगी वो तो इन्वेंट्री ही होगी ना। उसके बाद तीन तीन टाइप की इन्वेंट्री होगी, एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में, एक सेमी फिनिश के फॉर्म में, एक फिनिश गुड्स के फॉर्म में। और बताओ कोई ऐसी फर्म, किस टाइप की फर्म इन्वेंट्री में डील नहीं करती है? सोचो।
इंश्योरेंस, वेरी गुड। और देखो जितने भी सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो भी हमारी जो एक्टिविटी जो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसमें हम इन्वेंट्री में डील नहीं करते हैं। लाइक डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है ये? आपने जो इंश्योरेंस का दिया, बैंकिंग का दिया, तो बैंक वगैरह में, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में, और ये जो लॉयर डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या करते हैं, वो कुछ स्टॉक आपको नहीं देते हैं, ना ही वो कोई गुड्स आपको सेल करते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड दे चार्ज अ फीस अगेंस्ट अगेंस्ट सच सर्विसेज। समझ में आ रहा है ये बेटा? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप हमेशा देखोगे क्वेश्चन में इन्वेंट्री है कि नहीं है। अगर इन्वेंट्री में डील कर रहा है तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज इन्वेंट्री को नो कर लोगे। अच्छा सर, नो करने से क्या होगा ये इन्वेंट्री को? तो जो आप क्रिएट के अंदर जाते हो, वहां पे आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन मिलता है ना, लेजर के नीचे। जो हमारा अकाउंटिंग मास्टर्स का जो हेड होता है, वहां पे उसके नीचे जो इन्वेंट्री मास्टर्स का हेड होता है, तो वहां पे वो इन्वेंट्री मास्टर का हेड वहां से डिसेबल हो जाएगा, वो अपीयर नहीं होगा। ओके, तो हमें इसको नो नहीं करना है। इसके बाद हमारा इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमें अलग से स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी हम परचेज, सेल और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट हो जाता है। वो यही कुछ बोल रहा है कि जो हमारा अकाउंट है वो इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि हम परचेज करते हैं, फिर हमें अलग से हमें इन्वेंट्री के लिए वहां पे जो परचेज हम इन्वेंट्री करते हैं उसको हमें ऐड करना होता है अपनी इन्वेंट्री में। तो इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत? टैली ने सीधा सीधा हमें क्या दिया हुआ है, फैसिलिटी दी हुई है कि जैसे ही आप परचेज और सेल की एंट्री पास करोगे, आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस और इंक्रीज हो जाएगी, एज द केस में भी। समझ में आ रहा है ये? परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगी, सेल करेंगे तो डिक्रीज होगी। ओके, समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? और बाकी जितनी चीजें नो है उसको नो ही रहने दोगे। इनेबल बैचेस वगैरह ये सब अलग चीजें हैं। टैक्सेशन में आते हैं, इसमें हमें क्या करना होगा? इनेबल जीएसटी हमें यस करना है या नो करना है? क्योंकि हम अभी जीएसटी में डील नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो इंडिया में मतलब इन रियल लाइफ वी आर डीलिंग विद जीएसटी, बट अभी हमारे क्वेश्चन में कोई टैक्स वगैरह का यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, ना ही उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हमें जीएसटी को वहां पे अप्लाई करना है। तो इसीलिए इसको हम नो कर देंगे। टीडीएस को भी नो कर लेंगे, और जितने भी तरह के टैक्स हैं, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, सब के सब नो होना चाहिए। ओके, ओके बेटा। इसके बाद ऑनलाइन एक्सेस। देखो ऑनलाइन एक्सेस तब काम आएगा जब हम इसका लाइसेंस हम परचेज करेंगे। तो लाइसेंस है नहीं, तो यहाँ पे कुछ इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वैसे जो यस है उसको यस में रहने दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो है उसको एज इज इट छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर अदर्स में भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है यहाँ पे, तो जो नो है उसका नो रहने देना। बस यहाँ पे हमें क्या चीज चेंज करना पड़ा है इस ऑप्शन में? जीएसटी वाले ऑप्शन को बस हमें यस से नो करना पड़ा, बाकी कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए। क्लियर है बेटा ये सभी को? तो बस जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव हो गया। अब सीधे हम गेटवे ऑफ टैली पे लैंड कर जाएंगे। और नाउ वी कैन चेक कि हाँ हमारी एक ही कंपनी ओपन है एक टाइम पे, जो कि है सेट वन, जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो अब जल्दी से बताओ, आफ्टर क्रिएशन ऑफ कंपनी हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कंपनी बनाते टाइम में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या करेंगे? इफ यू हैव कमिटेड एनी एरर व्हाइल क्रिएटिंग द कंपनी, व्हाट आर वी सपोज टू डू? बेटा कोई गलतियां, कोई मिस्टेक कर दी हमने कंपनी क्रिएशन के लिए, सॉरी कंपनी क्रिएशन करते टाइम, तो उसको उसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? ऑल्टर। तो ऑल्टर हमें कहाँ पे मिलेगा? यही है मास्टर वाला ऑल्टर। कौन सा ऑल्टर? देखो कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कंपनी वाले पेज पे होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी के पेज के लिए हमें F3 प्रेस करना होगा, दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होगा हम कंपनी वाले पेज पे जाएंगे। कंपनी को डिलीट करना है, कंपनी को क्रिएट करना है, कंपनी को शट करना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मतलब ओपन करना है, या फिर उसको ऑल्टर करना है, वो सारे काम के लिए हमें कंपनी वाले पेज पे जाना होगा।
गेटवे ऑफ टैली पे सिर्फ अकाउंटिंग का काम होगा। समझ में आया बेटा सभी को? तो ठीक है, तो हमारा कंपनी वाले में कुछ हमने गड़बड़ नहीं की थी, तो इसलिए मैं ऑल्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको करने की जरूरत है तो आप जल्दी से कंपनी वाले पेज पे चले आना, वहां पे इसको करेक्ट कर लेना। और जो भी यहाँ पे अगर आपने एक्स्ट्रा कंपनी क्रिएट कर ली है तो एक्स्ट्रा वाली कंपनी को ऑल्टर में जाके ऑल्ट प्लस डी प्रेस कर देना। ऑल्ट प्लस डी बेटा मैंने बताया था ना। डिलीशन के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने? तो ऑल्ट प्लस डी प्रेस करोगे और फिर वहां पे उसको आप डिलीट कर लोगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन या फिर आप मल्टीपल वहां पे कंपनी क्रिएट कर लेते हो तो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग की ओर। तो अकाउंटिंग में मैंने कितने सारे स्टेप बताए थे, जरा पढ़ के बताओ मुझे। द फर्स्ट स्टेप वाज गेटवे ऑफ टैली पे हम आते तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इन टैली? क्रिएट लेजर्स। एंड हाउ टू क्रिएट लेजर्स? ओके, तो ये रहा हमारा मास्टर की हेडिंग, गेटवे ऑफ टैली पे सबसे ऊपर ही है। उसके नीचे उसके अंदर क्या दिया हुआ है? क्रिएट दिया हुआ है। सो वी विल सेलेक्ट द क्रिएट एंड प्रेस एंटर बटन, एंड देन under that we will find three different headings: accounting masters, इन्वेंट्री मास्टर्स एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स। हमें स्टैट्यूटरी डिटेल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है, इन्वेंट्री मास्टर और अकाउंटिंग मास्टर के बारे में डिस्कस करना है। बट वी आर ऑन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से बताता है कि पहले आप लेजर को क्रिएट कीजिए। तो लेजर को क्रिएशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अकाउंटिंग मास्टर के अंडर में किसी ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। वी आर सपोज टू क्रिएट लेजर, देन वी विल सेलेक्ट लेजर। तो हमने लेजर को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हम सारे लेजर को जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेंगे। तो जल्दी से बताओ बेटा कौन कौन से लेजर्स हैं? बोलो। कैपिटल कौन से ग्रुप में जाएगा? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ठीक है, क्रेडिट है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या क्रिएट होगा? क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस कहां चला गया? तो क्या करते हैं उसका? लास्ट में बन के नहीं आता, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। हमें उसको सेकंड स्टेप में फॉलो करना होगा। ओके, तो सेकंड इज डिवेंचर। वेरी गुड। अब जल्दी से बताओ डिवेंचर कहाँ जाएगा? डिवेंचर होता क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा? इट इज a टाइप ऑफ लोन विच इज रेज फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर्स, या पब्लिक से जिससे भी हम वो रेज करते हैं। तो लोन है, और मैंने कहा था जितने भी तरह के लोन होंगे उसके सिर्फ दो ही कैटेगराइजेशन हो पाएगा। कौन कौन सी कैटेगरीज होगी लोन की? इधर, बस। तो इसको हम क्या मानेंगे? डिवेंचर को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इसको आप किससे आप रेज कर रहे हो? जनरल पब्लिक से। तो इसको हम अनसिक्योर्ड मान सकते हैं क्या? वैसे सिक्योर्ड भी मान लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट, तो अब इसको मैं अनसिक्योर्ड मान लेता हूँ। या फिर आप बोलोगे नहीं सर डिवेंचर तो सिक्योर्ड ही होता है, तो ठीक है सिक्योर्ड लेके चल लेते हैं, उससे कुछ हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ये? इसके बाद है ओपनिंग बैलेंस। जल्दी से ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? 50,000। तो ये क्रेडिट, अब देखो डेबिट क्रेडिट चेक करने का हम बार बार ये सब हेडेक नहीं लेंगे।
हमें कहाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट चेक करना होता है, एक ड्रॉइंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में। मैंने दो ही बताया था ना लास्ट क्लास में, मतलब जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक चीज मैं भूल गया था, दैट वाज माय मिस्टेक। थर्ड मतलब तीन अकाउंट होता है जिसमें हमें डेबिट क्रेडिट चेक करना होता है। एक तो हमारा ड्राइंग में तो चेंज करना ही होता है ऑलवेज, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक अकाउंट, इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट भी तो हमारा ओवरड्राफ्ट हो सकता है ना, समझ। तो बैंक अकाउंट को भी आपको चेक करना होगा। तो दो अकाउंट को चेक करना होता है, एक अकाउंट को आपको चेंज करना होता है। चेंज करने का काम है ड्राइंग का, और P&L अकाउंट और बैंक अकाउंट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज वी विल चेक वेदर इट विल बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बाकी और किसी चीज में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन अकाउंट को छोड़कर बाकी सब आप अगर सही से आप ग्रुप को सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो डेबिट होगा वो डेबिट आ जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बस इसको जल्दी से सेव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर वो लोग होते हैं, हाँ एक तरीके से ओनर होते हैं, लेकिन प्रमोटर का मतलब जो कंपनी को जो खड़ा करते हैं, जो बनाते हैं, जो उसको स्टैब्लिश करते हैं एक तरीके से। समझ में आ रहा है ये? जैसे सपोज मुझे मन किया कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, तो मैंने अपना पैसा लगाया, मैंने कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद मैंने फिर दूसरों को बेच दिया, तो ओनर कोई और हो गया, लेकिन प्रमोटर मैं कहलाऊंगा, क्योंकि कंपनी को मैंने ही प्रमोट किया ना, मैंने उसको एग्जिस्टेंस में लाया, मैंने उसको आगे बढ़ाया और फिर मैंने दूसरों को बेच दिया। ओके, जैसे एक बिल्डर होता है, बिल्डर क्या करता है, वो घर बनाता है फिर लोगों को बेच देता है, तो वैसे ही प्रमोटर होते हैं। तो प्रोमोटर कौन होता है? कंपनी के काम करने वाले लोग होते हैं, एक तरीके से उसको ओनर होते हैं। तो जब एक ओनर जब अपने बिजनेस को जब लोन देगा, तो क्या वो अपने बिजनेस से बोलेगा कि भाई हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? जरा बोलो। आप आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में जब भी, देखो दो तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो कैपिटल के थ्रू और एक लोन के थ्रू। तो अगर आप अपने ही बिजनेस को अगर आप लोन दे रहे हो, सपोज यू आर पार्टनर, आप हो और आपका एक पार्टनर है, आप दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो कैपिटल आपने जितना भी डिसाइड था आप दोनों के बीच में, उतना उतना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन फिर भी बिजनेस को थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आपने बोला ठीक है जो कोई नहीं, मैं इतना लोन दे देती हूँ इस बिजनेस को, तो ये लोन मुझे बिजनेस वापस कर देगा। तो अब वो आप ही का बिजनेस है, आप तो खुद ही चाहोगे कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करो, तो आप बिजनेस अब ये डिमांड नहीं करोगे ना कि नहीं हमें सिक्योरिटी दो, अगर डूब गए तो क्या करो, मैं क्या करूंगी, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो जनरली ये माना जाता है कि जो प्रोमोटर वगैरह जो लोन होता है, जो प्रोमोटर से लोन लिया जाता है, वो एक तरीके का अनसिक्योर्ड होता है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड अदर वे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि नहीं प्रोमोटर से जो लोन लिया गया है वो सिक्योर्ड ही है, तो उसको सिक्योर्ड ही मानेंगे। अगर इफ नथिंग इज मेंशन, देन वी विल कंसिडर इट एज अनसिक्योर्ड लोन। इज इट क्लियर? तो बस जल्दी से इसका ओपनिंग बैलेंस डाल, कितना है ओपनिंग बैलेंस? 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? प्रोविजंस के अंदर क्या है इसका अमाउंट? 25,000। नेक्स्ट क्या है? तो संडे क्रिएटर का नाम क्या बनाएंगे? तो क्या करेंगे? वेरी गुड बेटा, हम यहाँ पे इंडिविजुअल के नेम से बनाएंगे क्रिएटर। क्या नाम है? रानी, आरती और लता। तो इन सब के नेम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर को क्रिएट करेंगे। कभी भी आप सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रिएटर के नाम का अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे। ओके, तो रानी के नाम से बना लेते हैं। अच्छा, ग्रुप में किस में जाएगा? करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रिएटर में जाएगा ये। और सन्ड्री क्रिएटर क्या होता है? ये एक सेकेंडरी ग्रुप होता है
इसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है? करंट लायबिलिटीज होता है। जरा देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है। अंडर में हमने सन्डी क्रिएटर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सन्डी क्रिएटर इज ए सेकेंडरी ग्रुप एंड इट्स प्राइमरी ग्रुप इज करंट लायबिलिटीज। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि कुछ कुछ लेजर ऐसे होंगे जो दो जगह क्वालिफाई करेंगे, दो ग्रुप्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, बट वी विल ऑलवेज गो फॉर द सेकेंडरी ग्रुप रेदर देन प्राइमरी ग्रुप इफ सच ऑप्शन इज अवेलेबल। ओके, अब जहां पे वो ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर वहां पे हमें प्राइमरी को सिलेक्ट करना ही होगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। बोलोगे सर अभी तो बाहर कंपनी के टाइम से हमसे पूछा था कि भाई बिल बाय बिल बनाना है कि नहीं, दोबारा से क्यों पूछ रहे हैं? तो कई बार होता है कि हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स या डेटर्स वगैरह होते हैं, तो उनका हमें बिल बाय बिल रिकॉर्ड रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग नए आ जाते हैं या फिर उनको कभी कभी मतलब साल में एक दो बार हम उधार दे देते, तो उनके हमें बिल मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देते हैं कि भाई अगर आप इनके लिए बिल मेंटेन करना चाहते हो, बिल बाय बिल बैलेंस, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी दिया होगा बैलेंस वो बिल बाय बिल होगा। हाँ, अगर इन केस बिल वाइज डिटेल नहीं दी हुई थी आपके क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। समझ में आया ये? समझ में आया बेटा ये? और ये जो चेक, इसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दोगे कि कितने दिनों के लिए आप उधार लेते हो या देते हो, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता तो हम इसमें कुछ भी नहीं फिट करेंगे। इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये बेसिकली पूछ रहा है कि जब आप वाउचर एंट्री करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे वो आपको एक तरीके से अलर्ट देगा कि भाई कितने दिनों की क्रेडिट अभी बची हुई है। तो जब हम क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो इसको फिर यस करने का सवाल ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है ये? तो बस यहाँ पे भी कुछ हमें चेंजेस नहीं करना, सीधा हम चले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस में। रानी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 7500। तो बस ये क्रिएट हो गया। अच्छा, जैसे एंटर करेंगे एक्सेप्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी? बिल वाइज डिटेल आ जाएगी। आ गई ना बिल वाइज डिटेल? तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ बिल नंबर दिया हुआ है और बैलेंस दिया हुआ है। अब डेट तो दी हुई नहीं है, तो डेट बेटा अगर नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो जो बाय डिफॉल्ट डेट आएगी उसी को आप मान लेना। अभी मेरे में बाय डिफॉल्ट डेट कौन सी आ रही है? तो बस उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेम में क्या लिखेंगे? रानी और क्या? बिल नंबर। वेरी गुड। कभी भी यहाँ पर रानी वगैरह मत लिख देना, मतलब उस क्रिएटर या डेटर का नाम मत लिख देना। यहाँ पे बिल नेम का मतलब बिल नेम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बिल नंबर। क्रेडिट डेज हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 कर लेंगे, या फिर अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर आके एक बार स्पेस बार प्रेस करोगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। तो बस ये हो गया, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि प्रीवियस वाला हमारा बैलेंस यहाँ पे फेच हो रहा है, क्योंकि हमने बाहर लिखा था ना 7500। तो बस इसको बस यहाँ पे आप इंटर इंटर करते रहोगे, अपने आप बाहर निकल जाओगे और एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा तो फिर आप इसको यस कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट कौन है? आरती। तो आरती को भी जल्दी से फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। इनके अकाउंट को क्या है? आरती का है 12,000। क्या है? हो गया। इसके बाद लता। लता का कितना बेटा बैलेंस है? नेम हो गया। इसके बाद क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? रेंट आउटस्टैंडिंग। आप आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ ये कौन से ग्रुप में जाएगा? करंट लायबिलिटीज। अब क्योंकि इसका प्राइमरी कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी, इसका कोई सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो वी विल गो फॉर द प्राइमरी। ओपनिंग बैलेंस क्या है? 8000। एक्सेप्ट यस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है?
किस में जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट ही होगा ना, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? नेक्स्ट क्या है, किस में जाएगा? करंट एसेट। फर्नीचर बेटा किसका पार्ट है, जल्दी से बताओ, करंट एसेट या फिक्स एसेट? तो फिर इतना सोचना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को? फिक्स एसेट, ओपनिंग बैलेंस 30,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा? बोलो बेटा, सारे इन्वेस्टमेंट के अंडर में जाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में एक प्राइमरी ग्रुप है, ये फिक्स एसेट का पार्ट नहीं होता है, ओके। तो ऑल टाइप इन्वेस्टमेंट विल बी क्रिएटेड अंडर द इन्वेस्टमेंट ग्रुप। कितना है इसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट का? ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक, ओके। स्टॉक हमें क्रिएट करना होता है, जरा थर्ड स्टेप देखो उठाकर, क्रिएट इन्वेंट्री लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें लेजर नहीं बनाना होता है, हमें उसके लिए यहाँ पे अलग से वहां पे सारी इन्वेंट्री की डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो लेजर नहीं बनेगा, लेकिन हमें इन्वेंट्री को वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जल्दी से डेटर्स। अब डेटर में सभी डेटर के नाम से बनेंगे, राम और मोहन और श्याम के नाम से बनेंगे। संडी डेटर्स, कितना इसका बैलेंस है बेटा राम का? बिल नंबर क्या है? तो बस राम का क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कौन है हमारा? बैलेंस, बिल नंबर, नेक्स्ट बैलेंस, तो बस हमारा डेटर भी क्रिएट हो गया। इसके बाद कौन बचा? तो पीएनबी, पीएनबी क्या है? तो बस पीएनबी के नाम से बना लेंगे हम। क्या सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्रुप? बैंक अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ऑलवेज गो फॉर बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर सर हमारा ये वाला बैंक अकाउंट लायबिलिटी साइड होता तो इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट होता, ओवरड्राफ्ट ही होता ना। हाँ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? तो वो बेसिकली वो ओवरड्राफ्ट होता। तो अब उस केस में आप लोग ना ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक ओडी को भी मत सेलेक्ट कर लेना, हालांकि ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट ही होता है, लेकिन हम इसी ग्रुप से काम चला लेंगे। कैसे, अभी बताता हूँ। अभी देखो मैंने पीएनबी के लिए बैंक अकाउंट मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। कितना है पीएनबी का बैलेंस? 80,000। इसके बाद देखो यहाँ पे डेबिट आ रहा है ना, डेबिट का मतलब फेवरेबल बैलेंस, और हमारा एसेट साइड में, तो इसका मतलब पीएनबी का जो बैलेंस है वो फेवरेबल ही है। इन केस यही पीएनबी हमारा लायबिलिटी साइड होता तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, बस यहाँ पे डेबिट की जगह क्या कर लेते हैं हम, क्रेडिट कर लेते हैं।
तो इसीलिए हमारा इसी बैंक अकाउंट से काम हो जाएगा, हमें अलग से ओडी के लिए बैंक ओडी अकाउंट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंडर ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज चेक फॉर बैंक बैलेंस, ओके, कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो तो देख कर ही आपको पता लग जाएगा। लायबिलिटी साइड जैसे ही बैंक अकाउंट आएगा तो आप सीधा बस इसी तरीके से जैसे एसेट साइड में आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही करोगे, बस वहां पे डेबिट की जगह आप क्रेडिट कर लेना, ओके। इसके बाद फिर क्या है, एसबीआई भी बैंक अकाउंट होगा, इसका बैलेंस क्या है एसबीआई का 22,000। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड का लेजर नहीं बनाते, ठीक है। तो फिर हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्या, क्रिएट लेजर्स, या वो कुछ रह गया? ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ऑल्टर लेजर। तो ठीक है, ऑल्टर लेजर के लिए क्या स्टेप होता है, जल्दी से बताओ। मास्टर के अंडर ऑल्टो को सिलेक्ट किया हमने, वहां पे एंटर कर लिया, फिर इसके बाद अकाउंटिंग मास्टर के अंडर में क्या करेंगे, फिर से लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखो दोनों स्टेप एक जैसे ही हैं, एक हम क्रिएट के अंदर जाके लेजर सेलेक्ट कर रहे थे, इस बार हम लेजर फिर से सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अब ऑल्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेजर क्रिएटेड हैं उन सारे लेजर्स की यहाँ पे लिस्ट अपीयर हो जाएगी जो हमने बनाए हैं, और 2 ऐसे लेजर जो हमने बनाए भी नहीं है। समझ में आ रहा है ये? तो सबसे पहले किसमें हम बैलेंस फीड करेंगे, इसमें भी कर लो, मेरा मन है पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फिट करना होता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता है। इज इट क्लियर? तो जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस था। अब अगेन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, we have to check the debit or credit balance because profit and loss account may have both balances. It is possible to have any balance either debit or credit। both का मतलब ये नहीं कि दो एक ही बार में दोनों बैलेंस होगा, एक बार में या डेबिट होगा या क्रेडिट ही होगा, लेकिन दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ये? तो बस हमने यहाँ पे देख लिया क्रेडिट है और लायबिलिटी साइड में पीयर होता है, इसका मतलब क्रेडिट ही होगा, और क्रेडिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, बिकॉज ऑल दी प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो बस हमने इसको यहाँ पे ऑल्टर कर लिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैश। तो कैश में भी सीधे जाएंगे ओपनिंग बैलेंस पे, वहां पे बस ओपनिंग बैलेंस फिट करेंगे। अच्छा बोलोगे सर हमारे क्वेश्चन में तो कैश इन हैंड दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ कैश दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? कैश इन हैंड हो या फिर वहां पे कुछ और भी किसी तरह का वर्ड लिखा हो तो उसको कैश ही मानोगे, और ऑलरेडी कैश का लेजर हमारे पास है तो हम अलग से कैश का लेजर क्रिएट नहीं करने जाएंगे। किसी भी वजह से भी हमारे क्वेश्चन में कैश इन हैंड है और टैली ने हमें कैश के नाम से लेजर बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस है इसका 2000, यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट चेक नहीं करना होता है क्योंकि कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा ऑल्टर में क्या करते हैं जल्दी से बताओ, बैलेंस प्रोवाइड करने के अलावा और क्या करते हैं यहाँ पे, वेरी गुड। और कोई लेजर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया तो उसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर के अंदर ये 3 फीचर्स अवेलेबल होते हैं। एक तो हमने कर लिया कि हमने वहां पे मतलब 3 काम होते हैं, 3 एक्टिविटीज बेसिकली हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम वहां पे ऑल्टर कर सकते हैं, सेकंड हम ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, हालांकि वो भी एक तरीके का ऑल्टरेशन ही है
देखिए मैं उसको अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूलो ना कि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए आना ही होगा। क्योंकि होता है ना कि ऑल्टर करने का मतलब क्या होता है कि जब हमने कुछ मिस्टेक की है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें ऑल्टर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके स्टेप में इसलिए लिखवाया क्योंकि आपको ऑल्टर तो यूज करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का बैलेंस तो प्रोवाइड करना ही होगा। तो इसीलिए मैंने उसको एक अलग कर दिया है ऑल्टरेशन से। हालांकि वो भी ऑल्टर ही कहलाएगा, लेकिन उसको मैंने ऑल्टर से थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि वो बस आपके दिमाग में एक तरीके से छप जाए। ओके, तो अब बस यहाँ पे ना तो हमें कोई चेंज करना है, ना ही हमें कोई अकाउंट को डिलीट करना है। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उसको आप यहाँ पे डिलीट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो कैसे बाहर निकलते हैं? तो हर जगह से बाहर निकलने के लिए एस्केप। मैंने क्रिएशन के टाइम पे भी मैं एस्केप से ही बाहर निकला था। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया ना हमारा। उसके बाद क्या होता है? क्रिएट इन्वेंट्री। उसका स्टेप क्या होता है इन्वेंट्री क्रिएशन का? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अंडर अंडर मास्टर हेडिंग वी विल सेलेक्ट क्रिएट ना। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इन्वेंट्री को क्रिएशन करने से पहले देखो हमें मेन क्या करना होता है, हमें स्टॉक आइटम को ही क्रिएट करना होता है। जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट द स्टॉक आइटम्स। लेकिन टू क्रिएट स्टॉक आइटम वी नीड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई जिस चीज को हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तो उसका हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो चाहिए ना। हम किस बेसिस पे उसको सेल करेंगे? अगर मैं आटा बेच रहा हूं तो मैं गिन के तो बेचूंगा नहीं आटा। इज इट पॉसिबल टू काउंट व्हीट फ्लोर और आटा जो भी आप बोल रहे इसे? उसका हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना होगा ना कि कैसे हम खरीदेंगे, मतलब किस बेसिस पे खरीदेंगे, किस बेसिस पे बेचेंगे और किस बेसिस पे स्टोर करेंगे। तो इसीलिए उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है यूनिट की। फिर अब बोलोगे सर ये स्टॉक कैटेगरी क्या है? स्टॉक कैटेगरी हटा दो, वो उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। स्टॉक कैटेगरी बिल्कुल स्टॉक ग्रुप जैसा ही होता है, लेकिन वो कैटेगराइज कर लेते हैं। तो स्टॉक ग्रुप की यहाँ पे बात करते हैं। जो और डिटेल में जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो देन यू विल कम टू नो कि स्टॉक कैटेगरी को क्यों यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप का मतलब जो एक जैसे स्टॉक है उसको एक साथ हम कर लेते हैं। अगर सपोज बेटा मैंने एक स्टोर ओपन किया, एक शोरूम मैंने ओपन किया, वहां पे मैं दो सेगमेंट मैंने बना दिए। एक तरफ मैं रखता हूं मोबाइल फोन, दूसरी तरफ रखता हूं मैं लैपटॉप। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो अब मुझे ये जानना है कि किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग एन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ये जानना है कि मेरे पास टोटल मोबाइल फोन का स्टॉक कितना है। तो मैं स्टॉक ग्रुप में जाकर मैं देख लूंगा कि अच्छा टोटल नंबर है मोबाइल फोन मेरे पास 200 है। लेकिन मुझे और डिटेल में जाके देखना है कि नहीं, मुझे ये जानना है कि हर एक पर्टिकुलर मॉडल कितने कितने यूनिट बचे हुए हैं। तो हमें फिर स्टॉक आइटम में आना होगा। तो स्टॉक ग्रुप बेसिकली क्या करता है, वो ग्रुपिज्म करने में हमें हेल्प करता है। तो वहां पे वो मोबाइल फोन को और लैपटॉप को मिक्स करके नहीं दिखाएगा। तो वहां पे मोबाइल फोन का टोटल अलग दिखाएगा और लैपटॉप का टोटल हमें अलग करके दिखाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है तो इसलिए हम स्टॉक ग्रुप को यहाँ पे हमें क्रिएट करना होता है। वैसे इससे कोई कंपल्सन नहीं होता है, कंपल्सन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिट, क्योंकि यूनिट आपको बनाना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को तीन स्टेप या फिर तीन अलग अलग क्रिएशन का यहाँ पे स्टेप लिखवाया है। सबसे पहला है यूनिट, सेकंड है स्टॉक ग्रुप, थर्ड है स्टॉक आइटम। स्टॉक कैटेगरी को छोड़ दो, गोडाउन को छोड़ दो आप। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट बनाएंगे। तो अब जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखो और अपने क्वेश्चन को जल्दी से वहां पे उसको स्कैन करो और कंक्लूजन में पहुंचो कि हमें कौन कौन से यूनिट को हमें यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है। ओनली वन। अगर हमारी कंपनी मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल कमोडिटीज में डील करती है और हर एक कमोडिटीज की यूनिट अलग अलग होती है तो हमें उतने ही अलग अलग यूनिट्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ ऐसे यूनिट में या ऐसे कमोडिटीज में डील करती है या ऐसे गुड्स में डील करती है जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबका कॉमन है, दैट इज पीसेस। तो हम यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे, सिंबल अपना बनाएंगे पीसीएस के नाम से। फॉर्मल नेम आपको पूरा लिखना है, क्योंकि जब रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करनी होगी तो फिर पीसीएस का मतलब बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो वहां पे फॉर्मल नेम आप पूरा लिख लो। समझ में आ रहा है ये बेटा? इज इट क्लियर? अच्छा, पीसेस की बेटा स्पेलिंग क्या होगी? मैं पीईआई होगा या पीआईई होगा? तो पहले सही लिखा था ना, पीसेस। अच्छा जरा ये बता, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 0 का मतलब कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने आप यूनिट ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप चाहते हो। तो पीसेस का मतलब कभी हम डेढ़ पीसेस या सवा पीसेस तो बेचेंगे नहीं, जब भी बेचेंगे तो उसको कंप्लीट पीस में बेचेंगे। अब ये नहीं कि हमें 1.5 पैंट चाहिए हमें या 1.25 हमें शर्ट चाहिए, तो वो फाड़ के तो देगा नहीं, जब भी देगा वो कंप्लीट यूनिट ही सेल करेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है डेसिमल की। हाँ, केजी वगैरह में, लीटर वगैरह में जरूरत होती है तो वहां पे आप प्रोवाइड कर लेना, 2 3 जितनी भी जरूरत पड़ेगी। तो बस ये हमारा क्रिएट हो गया, इससे जल्दी से बाहर निकलते हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में स्टॉक ग्रुप बनाने की जरूरत है? क्या हमारे क्वेश्चन में ग्रुपेशन दिया हुआ है? जल्दी से बोलो बेटा। दिया दिया हुआ है ना ग्रुप? कितने ग्रुप है हमारे क्वेश्चन में? ओनली 2। एक है हमारा शर्ट्स। अच्छा, ग्रुप बनाते टाइम पे हमेशा क्या सेलेक्ट करेंगे? प्राइमरी, ठीक है। और नीचे वाला ऑप्शन को या तो यस कर लो चाहे तो नो कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। जब आप आगे के जब एडवांस लेवल पे जाओगे देन यू विल कम टू नो कि इसका क्या यूज होता है, ठीक है। ये बेसिकली जब हम स्टॉक रिपोर्ट जब निकालते हैं तो वहां पे हमारे लिए काम आता है। तो अभी हमें स्टॉक रिपोर्ट पे काम ही नहीं करना, तो इसको नो या यस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस इसको सेव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राउजर्स। अच्छा देखो, ट्राउजर में प्राइमरी के अलावा हमारा शर्ट भी आ गया नीचे, लेकिन मैंने क्या कहा कि ग्रुप बनाते टाइम हमेशा प्राइमरी को ही सिलेक्ट करना। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि जैसे जैसा ग्रुप बनाते जाओगे वैसे वैसे ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्राइमरी को सिलेक्ट किया और एक्सेप्ट किया, ये भी हमारा हो गया। तो बस 2 ही ग्रुप थे, 2 ग्रुप बना दिए। जल्दी से आते हैं थर्ड, हमारा क्या होता है? स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को जल्दी से क्रिएट करेंगे, आज हो जाएगा ना स्टॉक आइटम हमारा। तो सबसे पहला नाम है कॉटन, ठीक है। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सपोज कॉटन अंडर स्कोर शर्ट, या शर्ट लिख देता हूँ, कॉटन शर्ट। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ कॉटन दिया हुआ है और यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया अपनी इजीनेस के लिए कि या अपने कन्वीनियंस के लिए, कि जब मैं एंट्री पास करने जाऊँ तो वहां मुझे समझ में आए कि मैं क्या बेच रहा हूँ या क्या खरीद रहा हूँ। ओके, तो बस यहाँ पे अंडर में क्या सेलेक्ट करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ी प्राइमरी करेंगे बेटा, वो ग्रुप क्रिएशन के टाइम पे हम प्राइमरी करेंगे। स्टॉक क्रिएशन के टाइम पे हम कभी भी प्राइमरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम पे वी विल नेवर सेलेक्ट प्राइमरी, वी विल ऑलवेज सेलेक्ट द क्रिएटेड ग्रुप। हमने 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं, शर्ट और ट्राउजर, इन्हीं दोनों में से सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम शर्ट को सिलेक्ट करेंगे। यूनिट में भी कभी भी नॉट एप्लीकेबल हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज गो फॉर द क्रिएटेड यूनिट। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट हमने बनाई है तो उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीपल होती तो उसमें से करेक्ट यूनिट को हम वहाँ पे चूज करते हैं। केजी लगेगा, लीटर लगेगा, पीसेस लगेगा, यूनिट लगेगा। समझ में आ रहा है ये? तो बस यहाँ पे पीसेस कर लेंगे। अब जल्दी से ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना दिया हुआ है कॉटन शर्ट का, 100 पीसेस। रेट कितना है? 155। तो बस 15,500 इसकी वैल्यू हो गई।
एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये भी शर्ट ही है, वुलन शर्ट। तो ये भी कौन से ग्रुप में जाएगा, यूनिट पीसेस। क्वांटिटी कितनी होगी 125 एंड इसका रेट 420। बस ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेनिम ट्राउजर, किसमें जाएगा ग्रुप, यूनिट ओपनिंग 100 है। जरा देखो डेनिम का कितना दिया हुआ है, 400, रेट। बस ये भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद वुलन। अब देखो वुलन देखो दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी हम अपने से नाम चेंज करके चल रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हमें ध्यान देने की कि नाम रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सबका ही नाम चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। ये देखो एक वुलन शर्ट है, एक वुलन ट्राउजर है, लेकिन हमने दोनों का आगे हमने शर्ट और ट्राउजर को ऐड कर लिया, तो अपने आप में डिफरेंट हो गए ना दोनों। तो बस ये हमारा यहाँ पे स्टॉक क्रिएशन हो गया। जल्दी से बता फोर्थ स्टेप क्या होता है, आफ्टर थर्ड स्टेप व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, क्या, बैलेंस शीट। चेक बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट जाके चेक करेंगे। तो अब जरा देखो बैलेंस शीट में हमें कौन सा वर्ड नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ बेटा मुझे कोई, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो वर्ड कहीं दिख रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, और वो भी प्रॉपर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो। अब देखो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब गलत है क्या, नहीं बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैंने क्या बोला, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, वो वर्ड नहीं होना चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट। ओके, बेटा सुनाई दे रहा है सभी को। और वो किसी भी साइड हो सकता है, इधर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ लायबिलिटी साइड ही डिफरेंस आएगा, सिर्फ एसेट साइड ही आएगा, किसी भी साइड हो सकता है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पक्का गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आया। हाँ बोलो बोलो। लोन लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का अलग। अब ऑल्ट प्लस F1 करके देखो कहां पे गड़बड़ हुआ है। ऑल्ट प्लस F1 से अपनी बैलेंस शीट को एक्सपेंड करो और वहां पे एक बार चेक करो कहां गड़बड़ है, और जहां पे गड़बड़ है उसको जल्दी से जाके ऑल्टर लेयर में उसको करेक्ट करो, या फिर स्टॉक में कुछ गड़बड़ है तो जाके ऑल्टर स्टॉक में जाकर आप उसको करेक्ट करो। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन नहीं शो हो रहा, कैसे अनसिक्योर्ड में गलत आ रहा है। आपने अनसिक्योर्ड में कौन कौन से बनाए हैं, अनसिक्योर्ड लोन में जरा देखो, मैंने दो अकाउंट यहाँ पे बनाए हैं, दो लेजर मैंने इसके अंडर बनाए हैं, तो उस पे जाकर आप एक बार एंटर करो, अनसिक्योर्ड लोन पे जाकर एक बार एंटर करो। तो उसको जाके, इसीलिए ना बोल रहा हूँ ना, बैलेंस शीट चेक करोगे तो सारी जितनी भी गलतियां वो फर्स्ट हैंड पे ही आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे देखो आप जैसे आप बोल रहे हो ना कि मेरा अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट गलत आ रहा है, तो आप अनसिक्योर्ड पे जाकर आप एंटर कर लो, देख लो कौन कौन से आपने अकाउंट बनाए हैं और कितने कितने अमाउंट से बनाए हैं। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे लेजर का नेम दिया हुआ है। ओके,
इसी तरीके से बाहर निकल के फिर जैसे सपोज किसी बच्चे का प्रोविजन में डिफरेंस आ रहा है, तो प्रोविजन तो ऑलरेडी वो होता है, अपना एक अकाउंट है, आप इस पे प्रोविजन पे एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, उसको आप एंटर करोगे तो अंदर प्रोविजन जो आपने लेजर बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका नाम आ जाएगा और अलोंग विद बैलेंस कि कितने बैलेंस आपने इसको क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो उसको नोट डाउन करते रहो एक रफ पेपर में कि अच्छा यहाँ पे पहले चेक कर ले कहाँ कहाँ गड़बड़ है हमारे लेजर में, फिर वहां पे जल्दी से ऑल्टर में जाके आप पेपर में देख दे कि अच्छा इसमें ये गड़बड़ था, तो उसको आपने वहां पे करेक्ट कर लिया और फिर वापस से फिर से आके आप बैलेंस शीट चेक करना। अब सब सही हो गया, अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।